नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 14 है। इससे पहले मैंने आपको 13 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 13 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 13 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 1992। तो भाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? वो बनाया गया था 1992 में। किस वर्ष बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, वो समझते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था वो बनाया गया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी। अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था? वो किया गया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। किस लिए किया गया था? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना। इसका कार्य है। ठीक है भाई। जो अल्पसंख्यक आयोग है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना। इसका कार्य है। इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य होते हैं इसमें 7। कितने होते हैं भाई? 7 सदस्य होते हैं। एक होता है इसमें अध्यक्ष, दूसरा होता है आपका उपाध्यक्ष, ठीक है, और 5 होते हैं आपके अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य। कौन होते हैं? अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है इस आयोग का कौन है? अभी वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष है वर्तमान में इकबाल सिंह। कौन है? इकबाल सिंह। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। तो भाई जो अलिखित संविधान है वो किसका है? वो है आपका यूके का, मतलब ब्रिटेन का। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यूके मतलब क्या होता है? आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यूके का ही जो संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वेवल प्लान,
बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, सी ऑप्शन है ऑगस्ट ऑफर और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। तो भाई भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन किसके कहने पर किया गया था? उसका गठन किया गया था आपका कैबिनेट मिशन के कहने पर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था संविधान सभा का गठन? वो किया गया था आपका 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए इस सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? हमें यहाँ पर दो कथन दिए हैं, मतलब दो वक्तव्य दिए हैं जो हमें बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है जी, एक कथन है हमारा, यह है यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की संसद का एक अधिनियम है। ये बिल्कुल सही कथन है। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है वह यूके की संसद का एक अधिनियम है। ये बिल्कुल ठीक कथन है। बी कथन देखते हैं, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभु संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ये भी बिल्कुल सही कथन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में। तो ये हमारे दोनों कथन ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन में दिया है केवल ए, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों कथन क्या है? सही है। सी ऑप्शन देखते हैं केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में है हमारा ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन हमारे क्या है भाई? सही है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी.एन. राव और डी ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे? आपके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अस्थायी अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1951, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1930 और डी ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। हाँ भाई, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था और कुछ अनुच्छेदों को तत्काल ही लागू किया गया था। ठीक है जी, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 3 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 1 बार और डी ऑप्शन है संशोधन नहीं किया गया। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका कहते हैं उसमें अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 बार। वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से भाई? एक था आपका अखंडता, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था आपका समाजवाद। ठीक है भाई। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परिसंघ कल्प, बी ऑप्शन है एकात्मक, सी ऑप्शन है राज्यों का संघ, और डी ऑप्शन है आपका परिसंघ। तो भाई भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। ठीक है जी, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 8। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है भाई वो है आपकी 8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में कितने राज्य हैं, मतलब भारत में कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है आपका 30 और डी ऑप्शन है 29। तो भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में 28 राज्य है वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 28। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शून्य आधार बजट, बी ऑप्शन है जेंडर बजट, सी ऑप्शन है अनुपातिक बजट और डी ऑप्शन है संतुलित बजट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य आधार बजट में प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मत देने का अधिकार, बी ऑप्शन है जीवन का अधिकार, सी ऑप्शन है चुनाव लड़ने का अधिकार और डी ऑप्शन है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो जो आपका जीवन का अधिकार है ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया है, ना कि ये राजनीतिक अधिकार है। समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1979 और डी ऑप्शन है 1981। तो भाई भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? वो किया गया था आपका 1976 में। किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है भाई, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। ठीक है जी। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कितनी है भाई? 11 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है,
वर्ष 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 100वां संशोधन, बी ऑप्शन है 92वां संशोधन, सी ऑप्शन है 99वां संशोधन और डी ऑप्शन है 73वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है भाई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज को लागू कब किया गया था? इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था आपका 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन से संबंधित। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान लागू हुआ। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1952 को, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो भाई जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? आपका 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है सर BN राव और डी ऑप्शन है श्री KM मुंशी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर BN राव संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ये आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। ठीक है जी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के। ठीक है जी। जो KM मुंशी थे ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मतलब लघु संविधान माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और डी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए गए थे। ठीक है जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है यूएसए से, सी ऑप्शन है कनाडा से और डी ऑप्शन है फ्रांस से। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एकात्मक सरकार, बी ऑप्शन है संघीय सरकार, सी ऑप्शन है संसदीय सरकार और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो जो दोहरी नागरिकता है वो किसकी विशेषता है? वो है आपकी संघीय सरकार की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संघीय सरकार। संघीय सरकार कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है फ्रांस, यहाँ पे इसको बी बना लेना। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका यूएसए, इसको सी बना लेना, और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन। तो जो विधि का शासन है वह ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है बी एन राव। तो जो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है वो किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता है। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, संविधान का पिता किसे कहते हैं? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहते हैं। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। यूएसए से हमने और क्या लिया है भारतीय संविधान में? वो लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से लिए हैं। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और क्या लिया है? और लिया है हमने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, वो भी कहाँ से ली है? वो भी हमने यूएसए से ली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है भाई? भारत का है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, अनुसूचियाँ थी उस समय 8 और अनुच्छेद थे 395। कितने थे? 395। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। लेकिन अब वर्तमान में भाग है आपके 25, अनुसूचियाँ है आपकी 12 और अनुच्छेद है आपके लगभग 465 के करीब। कितने हैं? 465 के करीब आपके अनुच्छेद है अब वर्तमान में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, संघ सूची में कितने विषय हैं? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 61,
सी ऑप्शन है 120 और डी ऑप्शन है आपका 100। तो संघ सूची में जो वर्तमान में विषय है वो है 100। कितने हैं भाई 100। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 100। जो आपके संघ सूची के विषय होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, वो होता है केंद्र सरकार का। किसका होता है भाई, केंद्र सरकार का होता है कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, संघ सूची के विषयों पर। अगर हम बात करें राज्य सूची कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में जो राज्य सूची में विषय है वो 61 विषय है। कितने, 61 विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संवृत्ति सूची कि वर्तमान में संवृत्ति सूची में कितने विषय हैं, तो वो है आपके 52 विषय। कितने हैं, 52 विषय, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बाजार और मेले, बी ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, सी ऑप्शन है वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, और डी ऑप्शन है विवाह और तलाक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजार और मेले किसके विषय हैं, ये राज्य सूची के विषय है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजार और मेले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।